अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री में। क्लास 10th केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की आज हम थर्ड वीडियो बल्कि फोर्थ वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं। और इस फोर्थ वीडियो का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है ना, अगर हम इसकी बायवर्ड मीनिंग देखें तो पेट्रोलियम ये दो वर्ड से मिलकर निकला है। एक तो पेट्रा और दूसरा वर्ड है ओलियम। पेट्रा ओलियम से मिलकर ये वर्ड बना है पेट्रोलियम। पेट्रा जो है वो कहते हैं रॉक को और ओलियम कहते हैं ऑयल को। यानी कि पेट्रा ओलियम पेट्रोलियम वो ऑयल है जो कि रॉक से निकलता है। ठीक है। अब यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, द मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम। के सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी नेचुरल सोर्सेज हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी नेचुरल सोर्सेज हैं, आपको पता होगा पांच नेचुरल सोर्सेज हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम, और कोल और नेचुरल गैस। इन सारी नेचुरल सोर्सेज के अंदर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है वो है पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का मतलब ये है कि रॉक ऑयल। अब ये रॉक ऑयल जो है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है? द डार्क विस्कस लिक्विड फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ एट डिफरेंट डेप्थ्स। कहा जा रहा है कि ये जो डार्क विस्कस लिक्विड है यानी कि बहुत ही ज्यादा ब्लैक कलर का ऑयल होता है, ये काला तेल होता है और बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो ये जो डार्क और विस्कस लिक्विड है यानी कि बहुत ज्यादा गाढ़ा और काला तेल है, ये जो लिक्विड है, ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के अंदर यानी कि जमीन के अंदर मुख्तलिफ डेप्थ पे, मुख्तलिफ जगहों पर, जमीन की मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ डेप्थ्स पे, मुख्तलिफ गहराइयों में, ये अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ये डिपॉजिट्स के अंदर पाया जाता है पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। अब पेट्रोलियम जो है यानी कि क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ये क्रूड ऑयल या ब्लैक ऑयल भी कहलाता है, सही ना? इसको ब्लैक ऑयल और ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ब्लैक ऑयल या फिर इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, सही ना? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम है, ये एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है गैसेस का, लिक्विड का और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का, रेंजिंग फ्रॉम, इसके अंदर कार्बन 1 से लेके कार्बन 40 तक हो सकते हैं, एक कार्बन से लेके 40 कार्बन एटम तक की चेन हो सकती है, टुगेदर विद द वेरिंग अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक से लेके 40 कार्बन एटम्स तक की जो चेन हो सकती है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन की अमाउंट भी पाई जा सकती है, सल्फर भी हो सकता है उसके अंदर, नाइट्रोजन भी पाई जा सकती है। इन पेट्रोलियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमारे पास जो है पेट्रोलियम के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के हाइड्रोकार्बन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन दो टाइप के पाए जाते हैं पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के अंदर। पहली चीज है पैराफिन्स, दूसरी चीज है साइक्लोपैराफिन्स, जिसको हम अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बता रहे हैं C6H12। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये इस दुनिया के अंदर आया कैसा है, ये क्रूड ऑयल जो है इस दुनिया के अंदर प्रोड्यूस कैसे हुआ, इसके बारे में एक जनरल थ्योरी है, जनरल बिलीव है। It is generally believed to have been formed from the remains of plants and animals which lived in the warm island and ocean millions of years ago। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि हमसे पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तकरीबन करोड़ों साल पहले, जो प्लांट्स थे यहाँ पे इस दुनिया के अंदर, या जो एनिमल्स थे, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो भी लिविंग स्पीशीज थी जो कि वार्म आइलैंड्स के अंदर रहते थे या समंदरों के अंदर रहते थे, वो सारे के सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, मतलब करोड़ों साल पहले, वो सारे प्लांट्स, एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब मर खप गए। मर गए नहीं, मरने के बाद उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर वो रॉक्स के अंदर दफन होते गए। मतलब यानी कि उसके ऊपर रॉक्स आती गई, उसके ऊपर केमिकल प्रेशर आता रहा, यानी कि रॉक्स का प्रेशर आता रहा, सही है, नीचे धंसते चले गए उनकी एक तरह से वो, बहुत ज्यादा गहरी डेप्थ के अंदर वो चलते चलेगा, दबते चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर इरोजन होती रही, मट्टी आती रही, तूफान आता रहा, दरिया आते रहे, सही ना, इस तरह वो नीचे दब गए। अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की वजह से, और जितना ज्यादा नीचे गहराई के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वजह से वो सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह वो सब कन्वर्ट हो गए किस चीज के अंदर? वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए या नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब
हम पेट्रोलियम को किस तरह से अलग करते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, उनको हम अलग किस तरीके से करते हैं, उनकी डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, हमने इसके थ्रू करना होता है सब कुछ। तो मैं आपको इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर हम ये सब चीजें समझेंगे कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी इसको कहा जाता है। और इस क्रूड ऑयल के अंदर 500 प्लस कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर 500 प्लस कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है इसके अंदर, केरोसिन है, सही ना, मट्टी का तेल, इस तरह से नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इसके अंदर, पेट्रोल है, सही ना, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, पेट्रोल है इसके अंदर। और इसके अंदर और क्या चीजें हैं, इसके अंदर डीजल है सबसे इंपॉर्टेंट, और लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। तो टोटल ये 10-12 चीजें हैं जो कि इस क्रूड ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं, जिसके अंदर जेट फ्यूल भी शामिल है और दीगर अशिया शामिल है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से इन सबको अलग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्रूड ऑयल है, आपको नजर आ रहा होगा क्रूड ऑयल को, सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को एक फर्नेस में डालते हैं, एक भट्टी में डालते हैं, और भट्टी में डालने के बाद हम इस क्रूड ऑयल को स्ट्रांगली हीट करते हैं। जब क्रूड ऑयल को यहाँ पे स्ट्रांगली हीट कर लेते हैं, तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद यहाँ से क्रूड ऑयल को इस चैम्बर से भेज देते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ये क्रूड ऑयल आ चुका है, इस जगह पे ये क्रूड ऑयल मौजूद होता है। यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर से इसको हीट किया जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर पहुंच जाता है 400 डिग्री सेल्सियस। लेकिन होता क्या है कि एकदम से 400 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, बल्कि सबसे पहले तो अंदर क्रूड ऑयल को जब हम हीट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके टेम्परेचर बढ़ता है। पहले कितना होगा, पहले जीरो होगा, तो जीरो से 20 तक जाएगा, फिर 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, फिर 60 डिग्री सेल्सियस से 150 तक चला जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, फिर 180 डिग्री सेल्सियस से मान लें कहाँ से 260 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, या 300 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, इस तरह। फिर 370 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, फिर 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरह से चलता है टेम्परेचर, यानी एकदम से 400 डिग्री सेल्सियस नहीं आता। तो होता क्या है, क्रूड ऑयल को जब हम नीचे से हीट करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले इस रेंज पे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होता क्या है, इसके अंदर जो भी क्रूड ऑयल के अंदर गैसेस डिजोल्व होती हैं, वो गैसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं, उनके वेपर्स ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे पेनिट्रेशन होती हैं, यहाँ से वो ऊपर की तरफ आती हैं। ऊपर आने के बाद वो गैसेस 20 डिग्री सेल्सियस पे सारी ब्यूटेन, प्रोपेन या जितने भी एलपीजी गैस है वो यहाँ से सारी सारी बाहर निकल जाती है। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे नेचुरल गैस बाहर निकल जाती है, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में क्या निकल जाता है, हमारे पास निकल जाता है एलपीजी गैस, वो बाहर निकल आती है। फिर उसके बाद मजीद अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है। एक बात याद रखनी है कि नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ऊपर रिड्यूस होता रहता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता रहता है, नीचे टेम्परेचर जो होता है बॉटम पे वो सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पे जब टेम्परेचर एकदम से 400 तो आएगा नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रूड ऑयल मौजूद है, क्रूड ऑयल के अंदर से नेचुरल गैस निकल चुकी है, अब इसको मजीद हीट कर रहे हैं। जब मजीद हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर पहुंचेगा 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर जो नेफ्था होगा, वो नेफ्था यहाँ से बाहर निकल आएगा, नेफ्था यहाँ से बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद मजीद टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या, पेट्रोल के वेपर्स यहाँ से निकलेंगे, पेट्रोल के वेपर्स ऊपर की तरफ आएंगे, और पेट्रोल के वेपर्स ऊपर आएंगे 60 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक या 150 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज के अंदर जो पेट्रोल के वेपर्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे ऊपर पहुंच कर और बाहर निकल आएंगे, सही है ना। इस तरह से फिर उसके बाद 120 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक के दरमियान में जेट फ्यूल जो होगा वो तो थोड़ा सा बाहर निकलेगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, उसके फ्यूल, उसके मतलब वेपर्स ऊपर की तरफ आएंगे और बाहर निकलेंगे। फिर इस तरह 180 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा कि यहाँ से इस क्रूड ऑयल के अंदर से केरोसिन के वेपर्स निकलेंगे, केरोसिन के बबल्स निकलेंगे, केरोसिन के बबल्स ऊपर की तरफ आएंगे और अपनी प्लेट पे पहुंच के कंडेंस हो जाएंगे, और अपनी प्लेट पे कंडेंस होने के बाद वो बाहर निकल आएंगे, सही ना। अच्छा, इसी तरह से अब ऊपर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होगा क्या, फिर उस केरोसिन ऑयल के बाद, केरोसिन ऑयल के बाद जब केरोसिन ऑयल निकल जाएगा तो हमारे पास फ्यूल ऑयल बचेगा, लाइट ऑयल बचेगा, डीजल ऑयल बचेगा। 370 डिग्री सेल्सियस तक हम इस क्रूड ऑयल को हीट करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑयल, मीडियम ऑयल, हैवी ऑयल या फ्यूल ऑयल, गैस ऑयल, ये सारी चीजें जो है वो हैवी चीजें, ये सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्लेट पे पहुंच के वेपर्स बन के बाहर निकलेंगे और कंडेंस होकर बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह क्या होगा कि
300 डिग्री सेल्सियस तक के दरमियान में डीजल के वेपर्स भी बाहर आ जाएंगे। इस तरह हर हर चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पर निकल के इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बाहर आ रही होगी। कि जैसे क्रूड ऑयल को हीट किया, क्रूड ऑयल को जब हीट करेंगे तो जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो फ्रैक्शन अपनी प्लेट पे पहुंच के कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड बन के बाहर आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। आखिर में हमारे पास इस जगह पे ना रेजिड्यू बच जाएगा। रेजिड्यू वो चीज होती है जो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ही बच जाती है और फौरन से उसके वेपर्स नहीं निकल पाते। तो रेजिडुअल में क्या क्या चीजें बच जाएंगे, हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल बच जाएगा, हमारे पास पैराफिन वैक्स बच जाएगा और एस्फॉल्ट बच जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल को अलग करेंगे, पैराफिन वैक्स को अलग करेंगे, फिर एस्फॉल्ट की फर्दर करते हैं क्रैकिंग, यानी कि इसको मजीद छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये। अब यहाँ पे जो कुछ मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझाया है ना, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन है, आपको इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है और डायग्राम पीछे जो है ना वो वाली डायग्राम बनानी होगी। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बतानी है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। तो आते हैं जरा बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी जिसको कहा जाता है। In this process, the petroleum or crude oil is heated above 400 डिग्री सेल्सियस टू वेपराइज। तो इस प्रोसेस का नाम जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया था थोड़ी सी 2 मिनट पहले, कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को हम क्या करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करते हैं ताकि उसके अंदर से वेपर्स निकल के बाहर आए। तो जो रिजल्टिंग वेपर्स हैं, रिजल्टिंग वेपर्स को हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर लेके जाते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में लेके जाते हैं। जब डिफरेंट टेम्परेचर जोन में लेके जाते हैं तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है वो सेवरल कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ होता है। हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। जैसे ही पेट्रोलियम के वेपर्स अपने कॉलम तक पहुंचते हैं, अपने कॉलम तक पहुंचते हैं, वो सेवरल फ्रैक्शन कॉलम, जो फ्रैक्शंस हैं अपने कॉलम तक पहुंचेंगे, वो वेपर्स अपने कॉलम तक पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो कंडेंस हो जाएंगे वहां पे पहुंच के। और कंडेंस होने के बाद उन कंपार्टमेंट्स के अंदर से सेपरेट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। इस तरह से हम 500 प्लस कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं पेट्रोलियम से। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चार्ट तो आपने समझ ही लिया है, ये चार्ट जरा समझ लेते हैं। हमारे पास फुल है मेंशन द टेबल टू शो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। टेबल शो करना है। देखिए रिफाइनरी गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है रिफाइनरी गैस का वो है -160 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके अंदर कार्बन एटम की जो लेंथ होती है वो 1 से लेके 4 कार्बन एटम्स तक की चेन होती है इसके अंदर। इसके अंदर चार रिफाइनरी गैस के अंदर 4 तरीके की गैसेस हो सकती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन सब के फॉर्मूला लिखे हुए हैं। इन सबका यूज क्या है कि ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये फ्यूल के तौर पे यूज होती है घरों के अंदर, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होती है और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है। घरों में खाना पकाने के लिए इसको यूज किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अगर हम गैसोलीन की बात करें तो गैसोलीन की जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो है 40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कार्बन एटम की चेन कितनी है, यहाँ पे 5 से 8 कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है ना। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मेन हाइड्रोकार्बन इस गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल के अंदर मेन हाइड्रोकार्बन क्या प्रेजेंट होता है वो है ऑक्टेन। ऑक्टेन प्रेजेंट होता है। ये पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन या पेट्रोल जो होता है उसको गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों के इंजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। नेफ्था की बात करते हैं। नेफ्था के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो है 110 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कार्बन एटम्स की चेन जो होती है उसकी लेंथ होती है 8 से 10 कार्बन एटम की तक की चेन। इसके अंदर मेन कंपोनेंट जो है वो है डीकेन। ठीक है। अब ये जो नेफ्था है इसका हम डोमेस्टिक कोई यूज नहीं करते, बल्कि सारा सारा इसका इंडस्ट्री में यूज है। पैकिंग मटेरियल्स बनाने के लिए या कैंडल्स बनाने के लिए, वाटर प्रूफ मटेरियल्स बनाने के लिए, पॉलिशेस, वेजलीन बनाने के लिए, या सरफेस रोड्स को सरफेस करने के लिए, एयरफील्ड बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव पेंट्स बनाने के लिए, पाइप की कोटिंग करने के लिए, ये सबके यूज आ गए। सही ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हम केरोसिन, यानी कि केरोसिन कहा जाता है मट्टी के तेल को, अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करते हैं, मट्टी के तेल की बात करते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है 180 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके अंदर कार्बन एटम्स की जो चेन होती है वो 10 to 16 कार्बन एटम्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं डो डिकेन। सही ना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो है डो डिकेन, जिसके अंदर 12 कार्बन एटम्स होते हैं। इसको हम डोमेस्टिक स्टोव्स के तौर पर भी यूज करते हैं, जेट इंजन के अंदर भी यूज करते हैं, यानी कि जेट फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं, ग्रीस बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। डीजल की बात करते हैं तो डीजल जो है ना वो 260 से लेके 320 डिग्री सेल्सियस तक के बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में ये बाहर निकलता है। सही है। इसके अंदर डीजल के अंदर 16 से 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन कार्बन एटम है वो है हेक्साडीकेन। सही ना। हेक्साडीकेन
अब हेक्साडिकेन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं डीजल इंजन के अंदर, यानी कि बसों और ट्रकों के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी क्रैकिंग भी की जा सकती है फर्दर, यानी इसको मजीद तोड़ा भी जा सकता है। अगर हम फ्यूल ऑयल की बात करते हैं तो फ्यूल ऑयल की जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो है 320 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर 20 कार्बन एटम से 50 कार्बन एटम्स तक मौजूद हो सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन कंपाउंड है वो है आइसोसेन। अब ये आइसोसेन जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज होता है और टेक्सटाइल फैब्रिक्स के क्लीनिंग मटेरियल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इसको बहरी जहाज के अंदर भी यूज किया जाता है, शिप्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। सही ना। अच्छा, अगर हम लास्ट की बात कर लें, ब्यूटामिन या रेजिड्यू जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है, ब्यूटामिन आखिर में जो क्रूड ऑयल अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता और आखिर में जो ब्लैक कलर का सॉलिड या ब्लैक कलर का सॉफ्ट सॉलिड बच जाता है या थोड़ा सा विस्कस लिक्विड बच जाता है, हम उसको बोलते हैं ब्यूटामिन। इसको रेजिड्यू भी कहा जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो रेंज होती है इसकी होती है 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर 50 कार्बन एटम से ज्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। सही है, या इसकी फर्दर क्रैकिंग की जाती है, इसको मजीद छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज।